मान लीजिए आप खेत में बीज बो रहे हैं, हर एक मजदूर के आने से फसल में कितना ज्यादा उत्पादन होगा। यही है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का मैजिक। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th का इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर का ये आज हम थर्ड टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे चैप्टर का नाम है उत्पादन और लागत, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन एंड कुल उत्पादन। तो चलिए देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज और टोटल प्रोडक्ट। तो कुल उत्पादन, इसके कुल उत्पादन के बारे में हमने पहले भी बात की है, और जो हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें भी हमने जाना है कि कुल उत्पादन, जो थोड़ी थोड़ी चीजें हमने इसकी जानी है, तो उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुल टोटल प्रोडक्ट क्या है, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कुल उत्पादन मात्रा वह कुल मात्रा है जो किसी विशेष समय में किसी उत्पादन प्रक्रिया में सभी। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये इनपुट और आउटपुट, कि हमने कितने इनपुट्स लगाए हैं और हमें कितना उसमें से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो जो कुल मात्रा होती है विशेष समय में किसी उत्पादन प्रक्रिया में, जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो जो उस उत्पादन में हम अपना टोटल जो हम लगाते हैं जिन जिन संसाधनों को, तो जो उत्पादन प्रक्रिया में हमने सभी इनपुट्स लगाए हैं, जैसे कि हम श्रमिक का प्रयोग, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने श्रमिकों को ज्यादा लगाया है, जिस चीज का भी हमने ज्यादा प्रयोग किया है कुल, तो वही है कुल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन। ये दर्शाता है कि आपने जितने इनपुट लगाए हैं और जितने श्रमिक बढ़ाए हैं। मान लीजिए आपके पास 10 श्रमिक थे, आपने श्रमिकों की संख्या और बढ़ा दी, तो उस श्रमिकों की संख्या बढ़ाने पे आप कितना उत्पादन होता है, उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होती है, कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है ना। कि हमने कोई हमें मान लीजिए उत्पादन हम किसी वस्तु का कर रहे हैं, किसी सेवा का कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें हमने जो भी इनपुट्स डाले हैं तो उसके बाद हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर हमने मान लीजिए हमारे इनपुट इतने ही थे, लेकिन अगर हम इसके एग्जांपल के लिए मानते हैं कि मान लीजिए हमने 10 श्रमिक लगाए और श्रमिकों की संख्या हमने कुछ दिन बाद बढ़ा दी, तो बढ़ाने पर हमारा जो उत्पादन हुआ, कि कितना उत्पादन हुआ, यही है कुल उत्पादन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि श्रमिकों की संख्या यहाँ पे देखते हैं, जिसको हमने एल से दर्शाया है ना। कुल उत्पादन टीपी इसका शॉर्ट नेम है, पहले भी बता दिया था ये चीज कि टीपी जो है वो कुल उत्पाद का शॉर्ट नेम है। तो ये आपको तो याद ही रखना है यहाँ पे। तो जब हमने इकाइयां ली, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर हमने देखा कि एक जो है यहाँ पे श्रमिकों की संख्या है, ठीक है, हमने श्रमिकों की संख्या 1 रखी तो 10 हुआ उत्पादन, 2 बढ़ाई तो 20 हो गया, और 3 बढ़ाई तो 30। मतलब जिस जिस प्रकार हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हम उत्पादन में और इनपुट्स डालते जा रहे हैं, तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। ठीक है, जब कोई श्रमिक नहीं है, एल 0 है ना, कोई भी श्रमिक नहीं है, तो कुल उत्पाद भी क्या होगा, 0 होगा। भाई कोई श्रमिक ही नहीं है तो उत्पादन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कुल उत्पाद 0 होता है। और जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पाद भी बढ़ता जाता है। अब श्रमिक 1 था तो 10 यूनिट, श्रमिक हमने 2 लगाए तो 20 यूनिट, और श्रमिक 3 लगाए तो 40 यूनिट। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हमारा उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये है कुल उत्पाद टीपी का जो वक्र है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इकाइयां दी हुई हैं, और यहाँ पे किस प्रकार से उत्पादन बढ़ रहा है। एक श्रमिक पे 2 श्रमिक लगाने पे कितना बढ़ रहा है, 3 श्रमिक लगाने पे कितना बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से जो हमारा उत्पादन है, जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या को हम बढ़ाते जा रहे हैं इधर, तो उधर हमारा उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। एक्स अक्ष पे यहाँ पे हमने इकाइयां दिखाई है, और यहाँ पे जो उत्पादन है वो, ठीक है, वाई अक्ष पर। और इस प्रकार से हमारा फिर ये ऊपर की ओर कर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो हमारा टीपी होगा उसका वक्र कैसा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि औसत उत्पाद क्या है। ठीक है, अब हमने देखा कि कुल उत्पाद क्या था, है ना, और अब हम देख रहे हैं कि औसत उत्पाद क्या, जो एवरेज है। तो औसत उत्पाद से तात्पर्य है कि प्रति श्रमिक औसतन कितना उत्पादन हो रहा है ना। प्रति श्रमिक लगाने पर औसतन कितना उत्पादन हो रहा है, जो एक एवरेज होता है, ये उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। ये उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है कि भाई हमने श्रमिक लगाए हैं तो औसत मतलब कितना उत्पादन कितना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि औसत उत्पादन मात्रा जो है दर्शाती है कि हर एक श्रमिक
है ना, प्रत्येक श्रमिक की यहाँ पे बात हो रही है कि प्रति इकाई की बात हुई है ना यहाँ पे कि प्रति श्रमिक बढ़ाने से। तो यह उत्पादन कारक औसत कितना उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये कुल उत्पादन को श्रमिक की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। अब ये निकालते कैसे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना एवरेज उत्पादन कितना हुआ है। तो जो इसका फॉर्मूला है ये हम देख लेते हैं कि औसत उत्पाद एपी बराबर कुल उत्पाद टीपी, ठीक है, और बटे जो है इसके श्रमिकों की संख्या अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद और अपॉन श्रमिकों की संख्या, तो एपी बराबर टीपी, एपी इज इक्वल टू टीपी और अपॉन एल, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका ये शॉर्ट नेम भी है और डिटेल से भी लिखा हुआ है। तो हम निकालते कैसे, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुल उत्पादन में श्रमिकों की संख्या का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो औसत है, एवरेज है, वो निकल आता है। अगर 3 श्रमिक मिलकर कुल 45 यूनिट उत्पादन करते हैं तो क्या होगा, एपी बराबर टीपी बटे एल 45 हो गया, और इसमें हमने 3 का भाग दे दिया क्योंकि श्रमिक कितने थे, 3, तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो औसत जो हो गया हमारा कितना, 15, तो 15 यूनिट प्रति श्रमिक हो गया। और यहाँ पे औसत उत्पाद जो है एपी की हम तालिका देख लेते हैं, एक सारणी देख लेते हैं कि श्रमिकों की संख्या एल, कुल उत्पाद टीपी और औसत उत्पाद। तो एपी बराबर टीपी, जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला में देखा कि एपी बराबर टीपी और उसमें हमने डिवाइड किया एल का। अब यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो कुल उत्पाद बढ़ रहा है और जो हमारा औसत उत्पाद है वो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 श्रमिक, अभी हमने जाना था कि भाई 0 श्रमिक रहेंगे तो उत्पादन भी कैसा रहेगा, 0 रहेगा, और एवरेज भी 0 रहेगा। सब यहाँ पे सब शून्य है, सब 0 है। यहाँ पे हमने 1 श्रमिक लगाया है तो हमारा कुल उत्पाद कितना है, 5, और औसत एवरेज भी कितना है, 5। अब यहाँ पे 2 श्रमिक लगाए तो हमारा जो कुल उत्पाद कितना हुआ, 12, ठीक है। अब 12 कुल उत्पाद हुआ, इसमें हमने क्या किया, 2 का भाग दिया, तो कितना हो गया, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने श्रमिक बढ़ाए हैं, 2 श्रमिक, 1 से पहले, फिर हमने और 2 बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, है ना। या आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 12, तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 3, और यहाँ पे जब हम 3 श्रमिक लगाए तो कितने हो गए, 21 हो गया। जो हमारा कुल उत्पादन कितना है वो 21 हो गया, 21 हो गया। तो हमने 21 में यहाँ पे फिर 3 का भाग दे दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि 7 3 21, तो यहाँ पे 7 आ गया। इस प्रकार जैसे जैसे हम यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो जो हमारा कुल उत्पाद है वो बढ़ता जा रहा है और एक निश्चित बिंदु पे आकर ये स्थिर हो जाता है, और उसके बाद क्या है, ये घटता जा रहा है, ऋणात्मक में जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से ये हो रहा है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे कुल उत्पाद है उसमें हम उसका भाग दे रहे हैं। ये फॉर्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका वक्र कैसा बनेगा, है ना, तो यहाँ पे वक्र भी हम इसका देख लेते हैं। औसत उत्पाद का श्रमिकों की संख्या हमने कहाँ लिखा, नीचे एक्स अक्ष पर लिखा, और वाई अक्ष पर उत्पादन लिखा। तो 1 2 3 4 जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारा उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वक्र हमारा नीचे से ऊपर की ओर होगा, और इसके बाद फिर स्थिर हो जाते हैं और फिर नीचे की ओर आ जाता है ना, ऋणात्मक में चला जाता है। अब हम देखें वक्र को, वक्र शुरुआती में तेजी से बढ़ता है। आपने यहाँ पे देखा कि वक्र कैसा हो रहा है, तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका मतलब है कि हर श्रमिक औसतन ज्यादा उत्पादन कर रहा है, मतलब हमने जो प्रति श्रमिकों की संख्या बढ़ाई है उससे उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और फिर वक्र स्थिर हो जाता है। फिर हमने एक पॉइंट पे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आके वक्र कैसा हो रहा है, स्थिर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा ना, सारणी में भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये निश्चित बिंदु पर स्थिर हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वक्र भी यहाँ पे स्थिर हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है जब श्रमिक तो बढ़ रहे हैं पर संसाधन जो है कैसे, भाई हमने श्रमिक तो बढ़ा दिए लेकिन हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित है। संसाधन हमारे पास उतने ही है लेकिन हमने श्रमिकों की संख्या को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो फिर ये क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के बाद ये उत्पादन घटने लगता है, इसलिए फिर ये जो हमारा कर्व होगा वो नीचे की ओर घटता हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थिर हो जाता है, उसके बाद फिर वो घटने लगता है।
तो हमने ये देखा कि एक मतलब पहले तो क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे आके स्थिर हो जाता है और उसके बाद फिर वो घटने लगता है। घटता क्यों है? क्योंकि हमने श्रमिकों की संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो उतने ही है, सीमित है, इसलिए उत्पादन फिर क्या होता है, घटने लगता है। अब औसत उत्पादन, क्योंकि भाई देखिए हमारे पास जमीन तो उतनी ही है, अब हमने उसमें लगातार श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जमीन तो है नहीं ज्यादा, तो प्रोडक्शन उत्पादन भी कितना होगा, उतना ही होगा, उत्पादन बहुत ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमने दिन ब दिन श्रमिकों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन जो हमारे संसाधन है उसमें कोई बदलाव, उसी संसाधन में हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, औसत उत्पाद पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम बिंदु पर स्थिर होता है और अंत में वो घटने लगता है। ये चीज याद रखना है कि भाई औसत उत्पाद क्या होता है, पहले तो बढ़ता है, फिर एक निश्चित बिंदु पर आकर अधिकतम बिंदु पर आकर जब अधिकतम हो जाता है, मतलब देखिए पहले तो तेजी से बढ़ता है, फिर जब तेजी से बढ़ता है वहीं पे जब अधिकतम होता है सबसे ज्यादा, वहीं पे जाके स्थिर हो जाता है और अंत में क्या होता है, वो घटने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीमांत उत्पाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, एमपी है ना, तो यहाँ पे टीपी, एपी और एमपी की बात हो रही है। अब सीमांत उत्पाद वह अतिरिक्त उत्पादन होता है जो उत्पादन कारक जैसे श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने पर प्राप्त होता है, जब अन्य सभी कारक स्थिर है। मतलब और जो भी कारक है वो सब स्थिर है, उनमें कोई चेंजेस ना किया जाए, सिर्फ श्रमिक, और जैसे श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई हम जोड़ दें, एक एक्स्ट्रा जोड़ के, जो जोड़ने पर जो उत्पादन होता है ना, एक अलग से एक अतिरिक्त इकाई, जब अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि सीमांत उत्पाद क्या होता है, कुल भी पढ़ा है, औसत भी पढ़ा है और सीमांत भी पढ़ा है, तीनों चीजों को पढ़ा है। तो सीमांत एकदम क्लियर है कि भाई अगर एक अतिरिक्त इकाई आप जोड़ने पर जो उत्पादन होता है वो होता है। तो अतिरिक्त उत्पादन होता है जो किसी उत्पादन कारक जैसे श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने पर होता है, तो जबकि अन्य सभी कारक कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी और अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा टीपी बराबर कुल उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाता है, डेल्टा किस चीज को दर्शाता है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, किसी चीज में जब हम चेंजेस करते हैं परिवर्तन, तो उसको दर्शाता है। तो डेल्टा टीपी इज इक्वल टू कुल उत्पाद में परिवर्तन, डेल्टा एल श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन, है ना, ये एल यहाँ पे श्रमिक को दर्शा रहा है, टीपी कुल उत्पाद में परिवर्तन दर्शा रहा है, और डेल्टा जो है वो परिवर्तन को ही दर्शाता है। जहां पे आप परिवर्तन की बात करेंगे, चेंजेस की, तो डेल्टा लगेगा। तो ये सूत्र तो आपको याद हो गया होगा और बहुत ईजी है, तीनों जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप फिर सॉल्व करेंगे। अब इस सीमांत उत्पाद की हम एक सारणी देखते हैं कि श्रमिकों की संख्या है, कुल उत्पाद टीपी है, सीमांत उत्पाद एमपी है। ठीक है, अब श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, कुल उत्पाद जो है हमारा वो भी बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे आके फिक्स होता है। फिर हमने इसमें देखा कि हम किस प्रकार इसमें इसको डिवाइड करते जाते हैं, जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हम जो कुल उत्पाद है उसमें उसका भाग देते जा रहे हैं, उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। अब डिवाइड करते जा रहे हैं, उसके बाद जो हमारा वक्र कैसे बनेगा, पहले नीचे से ऊपर की ओर गया, फिर उसके बाद वो नीचे की ओर फिर से आ रहा है झुकता हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, इधर सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है, और एक सीमा के बाद एक स्थिर अधिकतम होने पर उसके बाद फिर वो नीचे की ओर आ जाता है। पहले तो बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और उसके बाद वो घटने लगता है। सीमांत उत्पाद वक्र जो है, देखिए एमपी शुरू में क्या होता है, बढ़ता है। एमपी क्या होता है, शुरू में बढ़ता है, शुरू में हमने देखा ना कि वक्र कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कि श्रमिक उत्पादन को अधिक बढ़ा रहे हैं, जो हमने श्रमिक लगाए, अतिरिक्त श्रमिक हमने जो लगाए हैं वो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और फिर एमपी घटने लगता है, यानी अतिरिक्त श्रमिकों के उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन कम दर से। अब देखिए एक निश्चित बिंदु के बाद जो है अतिरिक्त श्रमिकों से उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन कम दर से बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, एमपी घटने लगता है। आखिर में एमपी और भी घट सकता है, कुछ केसों में शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। तो एमपी घटता है और कभी कभी ऐसा होता है कि शून्य भी हो जाता है और ऋणात्मक स्थिति में भी हो जाता है। सीमांत उत्पादन की वृद्धि दर को दर्शाता है। सीमांत उत्पाद क्या दर्शाता है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हो रही है, ये वृद्धि को दर्शाता है कि एक अतिरिक्त इकाई जो हमने लगाई है अपने उत्पादन में, तो उसको लगाने के बाद उत्पादन में कितनी अधिक बढ़ोतरी होती, कितनी अधिक वृद्धि हो रही है। इसका वक्र एक बिंदु के बाद उल्टा यू आकार का होता है। कैसा होता है, उल्टा यू। अब देखिए सीधा यू तो अपन ऐसे बनाते हैं, और उल्टा यू कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ से जाता है और यहाँ पे स्थिर होकर और फिर वो नीचे की ओर घटने लगता है। तो ये क्या हो जाता है,
उल्टा यू, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका वक्र एक बिंदु के बाद उल्टा यू के आकार में हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने जो ये वक्र बनाया था, ये तो पहले ऊपर की ओर जा रहा है फिर नीचे की ओर, तो ये उल्टा यू जैसे दिख रहा है। ठीक है, यह भी चर अनुपात के नियम के अनुसार आधार पर बनता है। तीनों के बीच क्या संबंध है? जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे संबंध, जो रिलेशन है इनका, ये हम देखते हैं कि जब एमपी बढ़ता है तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट बढ़ता है, तो फिर एवरेज भी प्रोडक्ट भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है ना। अगर सीमांत बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ रहा है। तो जब एमपी बराबर एपी तब एपी अधिकतम होता है। लेकिन जब एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो दोनों बराबर होते हैं, तो अब एपी क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। जब एमपी घटता है और जब जो सीमांत उत्पाद है वो घटता है तो एपी से कम हो जाता है और तब एपी भी घटने लगता है। तो फिर क्या होता है? जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी घटने लगता है। जब एमपी शून्य होता है, जब सीमांत प्रोडक्ट जो है वो शून्य होता है, तब टीपी अधिकतम होता है। तब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो अधिकतम होता है ना। कुल प्रोडक्ट उत्पादन है जो वो अधिकतम होता है। ठीक है, जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटने लगता है। अब यहाँ पे जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक में चला जाता है तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो घटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सीमांत उत्पाद कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया, तो यहाँ पे टीपी भी क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जब एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम हो जाता है, लेकिन जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटने लगता है। मतलब कि शून्य होने पर क्या होता है कि अधिकतम हो जाता है, और जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी क्या होता है? घटने लगता है। एमपी घटता है तो एपी कम हो जाता है और एपी भी घटने लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद क्या है और किस प्रकार से इनका रिलेशन है, कैसे ये घटते बढ़ते हैं, किस दर से घटते बढ़ते हैं, कैसे हम मतलब किसमें अतिरिक्त इकाई लगाने से कितना उत्पादन होता है, कब इसमें घटने की स्थिति आ जाती है और कभी अधिकतम बिंदु पर होता है। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो है। तो आज आपको अच्छे से समझ तो आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। कुल उत्पाद मेहनत का नतीजा बताता है, औसत उत्पाद बताता है कि मजदूर कितना योगदान दे रहे हैं, और सीमांत उत्पाद बताता है कि अगला मजदूर लाए या नहीं। समझदारी की खेती, इकोनॉमिक्स की बुनियाद। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बनी रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।